अच्छा जी, तो अभी ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो चल रहा है स्टूडेंट्स के साथ। सैटरडे को 11 बजे से 12 बजे तक के लिए है ये। रैंडमली अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह के सेशंस रखने हैं। तो इसके अंदर अभी स्टूडेंट्स भी लाइव हैं, लेकिन जो है मैं क्वेश्चंस लेके और स्पेसिफिक जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उनके आंसर्स की। तो अभी एक क्वेश्चन आया है जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी स्टूडेंट्स का भी होगा, और वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है ये डिफरेंट करंट मिरर्स या करंट सोर्सेज के अंदर फ़र्क क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये डिफरेंट करंट सोर्सेज हैं, उनके दरमियान में हम फ़र्क करके अभी बताएंगे। तो इसको जो है मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन पॉइंट्स को उस तरीके से मैंने नहीं लिखा कि जिस तरीके से जो है कि सर्किट्स के साथ, लेकिन है कि मैं स्लाइड बाय स्लाइड जाके हर एक के हिसाब से ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सारों को ना समझ आ जाए। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल करंट मिरर। ठीक है, तो जो ये नॉर्मल करंट मिरर या करंट सोर्स है, उसके अंदर हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? हमने एक साइड के ऊपर ट्रांस डायोड लगाया है। ठीक है, ट्रांस डायोड क्या करेगा कि ये एक डायोड की तरह बिहेव करेगा और ये तकरीबन हमेशा ही ऑन रहेगा, ऑपरेट करता रहेगा एज लॉन्ग एज आपने इस नोड या इस नोड और यहाँ इसके दरमियान में जो है 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज रखी है। ट्रांस डायोड ऐसे बिहेव करता है। तो ये एक्चुअली हम इसको इस्तेमाल किस लिए करेंगे? इस पूरे में हम इसको इस्तेमाल करेंगे कि जितना करंट हम यहाँ से फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आई रेफरेंस के हिसाब से, तो उस करंट की वजह से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि आई सी इज इक्वल टू आई एस टाइम्स ई टू द पावर ऑफ VBE ओवर V थर्मल। तो आप क्या करेंगे कि आप एक्चुअली यहाँ से फोर्स करंट कर रहे हैं IC या आई रेफरेंस। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो है ये आई रेफरेंस है, और वो करंट फोर्स करने की वजह से इस रिलेशन में भी थर्मल भी कांस्टेंट है, IS भी कांस्टेंट है। तो आप ये VBE जो कि यहाँ पे आपके पास आनी है, वो वैल्यू ये करंट यहाँ पे डिटरमिन करता है। ट्रांस डायोड इसलिए लगाया ताकि करंट के हिसाब से जो वोल्टेज बनती है ना, वो वोल्टेज आपके पास आ जाए। और क्योंकि ये ट्रांजिस्टर्स मैच्ड होते हैं, ये खास प्रोपोर्शन में होते हैं, तो वही आपके पास वोल्टेज एक सेकंड ट्रांजिस्टर के ऊपर आ जाती है, जो कि ट्रांस डायोड स्टेट में तो नहीं है। लेकिन इस तरह का रिलेशन जो है कि आई सी इज इक्वल टू आई एस ई टू द पावर ऑफ वीपीई ओवर वीटी, वो तमाम जो ट्रांजिस्टर्स हैं जो मैच्ड हैं उनके लिए वैलिड है। तो हम करते क्या है कि करंट की वजह से इधर वोल्टेज फिक्स कर दी ट्रांस डायोड के केस में, वो वोल्टेज इसके ऊपर आई, और क्योंकि ट्रांजिस्टर्स मैच्ड हैं तो एक जितनी वोल्टेज एक जितने तकरीबन जो है आपके पास करंट को जो है ये तकरीबन इज इक्वल टू आई सी। तो एक जितना करंट जितना इधर से गुजर रहा था ना, उतना ही करंट आपके पास इधर से गुजरेगा। ठीक है, तो ये करंट मिरर का हमारी मेन टेक्निक ये है। जहां पे भी ट्रांस डायोड लगा होगा, हम करंट के हिसाब से उसके वोल्टेज जो है वो एवेल्युएट करना चाह रहे हैं। अब सिंपल करंट मिरर में तो हम लोग ये सीधा इसी तरीके से काम कर लेते हैं। हमारे पास थोड़ा बहुत एरर आता है, और वो एरर हमारे पास क्या होता है कि अब यहाँ पर से अगर जो करंट आपके पास फ्लो कर रहा है वो है IC। ठीक है, तो अब यहाँ पर से जो उसकी बेस में करंट जाएगा वो आपके पास होगा IC ओवर बीटा। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड भी, क्योंकि ये वोल्टेज मैच थे, करंट मैच थे, इधर भी इसी तरीके से आपके पास जा रहा होगा IC ओवर बीटा ओवर बीटा जा रहा होगा, और ये आपके पास आ जाता है 2 IC ओवर बीटा। अब हमारा टारगेट क्या होता है कि क्योंकि आई रेफरेंस और IC आई आउटपुट के बराबर है। ठीक है, आई रेफरेंस माइनस IC जो है वो आपके पास एरर है। ठीक है, तो जहां से जितना करंट गुजरेगा वो एरर है, जितना हम इस करंट को कम कर सकें उतना हमारे पास जो है फायदा है। तो जो एक पहला हमारे पास पॉइंट आता है कि जो हमारा टारगेट है जिसकी वजह से हम इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, वो पहला हमारे पास पॉइंट ये आ गया कि टू रिड्यूस एरर बिटवीन आई रेफरेंस एंड IC। इसके लिए बाकी जो है वो सर्किट्स बने हैं।
एंड आई आउटपुट इसको कह लें IC तो दूसरा, ठीक है। और वो एरर यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास आता है। अच्छा, पहली चीज ये हो गई, गुड। उसके बाद क्या हमारे पास एक पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने बताया नहीं था, कि जब हम इधर से देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस से कुछ ना कुछ नजर आनी चाहिए। अगर हम आइडियल केस में अर्ली इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते, तो जब आप इस पॉइंट से देखेंगे जहां पे आपने आउटपुट अपना सर्किट लगाया है, तो वहां पे आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे आपको नजर आएगा ओपन सर्किट। इसका मॉडल अगर बना लेना हम, ठीक है, इस तरह करके, और यहाँ पर से इस तरीके से करके आ रहा है। तो जब हम इधर से देखेंगे, यहाँ पे बाकी करंट सोर्स को ओपन कर देंगे, इधर कोई करंट सोर्स ना होने की वजह से वोल्टेज नहीं आएगी, ये प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ये आपके पास जो है ओपन सर्किट आ जाएगा, ठीक है, इस साइड के ऊपर। लेकिन हमें पता है कि अर्ली इफेक्ट भी हमारे पास एक चीज है जिसको हमने कंसिडर करना है। जब आप अर्ली इफेक्ट को कंसिडर करेंगे तो यहाँ से इस साइड के ऊपर तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ जो है कलेक्टर टू एमिटर आपके पास एक रेजिस्टर लगी है जिसकी वैल्यू है RO। ये RO किसके बराबर है, ये बराबर है आपके पास VA ओवर IC, ठीक है। तो ये इन चीजों के बेस के ऊपर हर ट्रांजिस्टर के अंदर डिफरेंट हो सकती है। तो ये जो हमारे पास अर्ली रेजिस्टर है, ये हमें नजर आएगी आउटपुट के ऊपर। अब इशू क्या है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास तकरीबन होगी, नॉमिनली स्पीकिंग जो है, ये लेट्स से 20K से लेके अप्रोक्सीमेटली ये चले जाएगी हमारे पास जो है 200K तक, ठीक है। तो इतनी रेंज के अंदर जो है इसकी वैल्यू जा रही होगी। पर ये आउटपुट रेजिस्टेंस जो है ना, हमें इससे भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम जितनी ज्यादा ये रेजिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा जो यहाँ से करंट आ रहा है वो इस कलेक्टर करंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास करंट इधर से आ रहा था ना, आई आउटपुट, ये भी मतलब कि इधर तो एक एरर आ गया। सेकंड, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों करंट्स बराबर नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये अर्ली रेजिस्टर जो है कुछ करंट इधर को भी जा रहा था। तो ये जितनी ज्यादा हमारे पास ये रेजिस्टेंस होगी उतना ही कम करंट यहाँ से मूव करेगा, और जितना कम करंट होगा, लेट से ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो तकरीबन जीरो करंट जा रहा है, तो ये बराबर हो जाएंगे करंट्स। तो ये भी इनडायरेक्टली हमारे पास एरर को ही रिड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे जो है इसको लिखेंगे टू रिड्यूस आउटपुट रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास ये दो आर्गुमेंट्स हो गए, एक है कि एरर रिड्यूस करना, दूसरा आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आउटपुट रेजिस्टेंस का एक और एंगल से कि क्या फर्क उसका पड़ेगा। जितनी कम आउटपुट रेजिस्टेंस होगी उतना ज्यादा करंट आपके पास यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, जो कि मसला है। तो इसलिए हम इम्प्रूव करंट मिरर्स की तरफ जाते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास है कि जो अगर आपने ये आई रेफरेंस जो है यहाँ पे एक रजिस्टर के थ्रू बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आर रेफरेंस लेट से आपने एक लगाया हुआ है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे करंट एक जनरेट हो रहा है। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर ये आउटपुट करंट जो यहाँ से आपको चाहिए वो बहुत कम चाहिए या बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि जी एक ट्रांजिस्टर का साइज, एमिटर बेस जंक्शन एरिया आप दूसरे के मुकाबले में 10 गुना या इतना ज्यादा कर दें। लेकिन जहां पे बहुत ही कम करंट आपके पास चाहिए होता है, ठीक है, कि नॉर्मली हमने कैसे ये हल करना था कि हमारे पास ये एक रिलेशन था कि आई आउटपुट अगर ये मिसमैच्ड है इज इक्वल टू एम आई रेफरेंस। तो अगर आई रेफरेंस आपके पास जो है 1 मिली एम्पेयर है और आप चाह रहे हैं कि जी इधर आपके पास जो है आउटपुट आए 10 माइक्रो एम्पेयर, तो आप क्या कर सकते हैं कि m जो है वो आप कर दें 1/100, मतलब कि ये ट्रांजिस्टर 100 गुना बड़े साइज का हो एज कंपेयर टू ये वाला ट्रांजिस्टर। तो इसका एरिया अगर बहुत ज्यादा होगा, इसका एरिया बहुत कम होगा, तो वो आपके पास ये ओवरऑल जो है ना ये करंट 10 माइक्रो एम्पेयर आएगा, जबकि ये 1 मिली एम्पेयर है।
अच्छा, तो ये हमारे पास जो है आ गया 1/100 के बराबर। ठीक है, तो ये एरिया से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये एक ट्रांजिस्टर का साइज आपको इतना बड़ा बनाना पड़ेगा कि वो प्रैक्टिकल नहीं होता। 100 गुना साइज जो है ना, सिलिकॉन का एरिया बहुत कॉस्ट करता है। 100 गुना साइज करेंगे ना तो वो बहुत नुकसानदेह आपके पास। तो इसके लिए फिर क्या हल किया जाता है कि तीसरा हमें एक जो पैरामीटर इसमें चाहिए, टू हैव रियलिस्टिक इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि हमें जो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए कि रियलिस्टिक पैरामीटर्स हैं, कि इंटीग्रेशन इसको करने के लिए पैरामीटर्स हैं। अब इन तीनों के लिए हमारे पास जो है इम्प्रूवमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट्स क्या आती है? सबसे पहले हमारे पास आता है इम्प्रूव्ड करंट मिरर। यहाँ से इस तरह इधर करके कहीं मैं लिख देता हूँ। जो इम्प्रूव करंट मिरर है ना, उसमें हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करंट मिरर में हम ये एरर जो है ये वाला, इस चीज को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं कि हम कहते हैं कि जी बजाय इसके कि ये डायरेक्ट इधर कनेक्ट करें, तो उसकी बजाय हम यहाँ पे एक इस तरीके से करके कनेक्शन कर देंगे, और यहाँ पर से हमारे पास ये सप्लाई से लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा खत्म कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जी यहाँ पर से जो करंट आपके पास फ्लो करना है इनवर्ड, वो करंट जो है जो यहाँ पर से जो करंट आना था उसके मुकाबले में बहुत कम हो जाएगा। तो एरर को हम रिड्यूस कर देते हैं। बाकी ये आप स्पेसिफिक देख सकते हैं आगे वो स्लाइड्स के अंदर, मैं डेप्थ में नहीं अब जाना चाह रहा। ठीक है, तो एक हमारे पास ये हल आ गया जिसमें हमने एरर रिड्यूस कर दिया। फिर जो दूसरा एक हमारे पास हल इसके अंदर आता है वो है विल्सन करंट मिरर का। जो विल्सन करंट मिरर है ना, वो हमारे पास क्या करता है, अब जो पहला था इम्प्रूव करंट मिरर, वो सिर्फ इस पॉइंट को हल कर रहा था, ये बाकी पॉइंट्स पे कोई असर अंदाज नहीं हो रहा था। जो विल्सन करंट मिरर है ना, वो हमें क्या करेगा, एक तो रिड्यूस कर देगा एरर। विल्सन करंट मिरर के केस में जो एरर है ना, वो आपके पास जो है 2/β² के बराबर आएगा। ठीक है, दूसरी क्या चीज है जो आपने रिड्यूस्ड आउटपुट रेजिस्टेंस, रिड्यूस नहीं था, इंक्रीज है ये, इसको मैं करेक्ट कर दूं, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हो गया। तो जो दूसरा वाला पैरामीटर है ये भी आप विल्सन में अचीव कर लेते हैं। पहले वाले में क्या होता है कि जी एरर जो है नॉर्मल के अंदर, जो ये नॉर्मल बना हुआ है इसमें 2/β था, तो इसमें 2/β² हो गया। आउटपुट रेजिस्टेंस नॉर्मल के अंदर इधर से देखने पे RO अर्ली रेजिस्टेंस नजर आ रही थी, जबकि जो ये आपके पास विल्सन है इसके अंदर ये आपके पास आ जाएगी बीटा बीटा आर आउटपुट बाय 2। मतलब कि आपके पास अगर जो है 10K था या 100K है, तो 100K को आप बीटा से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मेगा 5 मेगा तक चले जाती है। तो ये पहले दो का हल हमने इसमें कर दिया। ठीक है, लेकिन तीसरा जो है वो ये वाला पॉइंट जो है ये आपने इसमें नहीं हल कर सके। अगर कोई आपके पास ऐसा सर्किट आ जाए जहां पे इस चीज की जरूरत पड़े कि जो रजिस्टर या कोई पैरामीटर बिल्कुल रैंडम आ रहा है, तो आप विल्सन से मसला हल नहीं कर सकते। ठीक है, विल्सन जेनेरिकली आप लैब में बनाएंगे वहां पे ठीक काम करेगा, लेकिन वो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज के केस में मसला आता है। जो विडलर हमारे पास है, जो फाइनल हमारे पास है वो है विडलर करंट मिरर। ठीक है, अब ये जो विडलर करंट मिरर है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमारे पास जो एरर रिडक्शन है उसमें इतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं आती। एरर तकरीबन मोर और लेस हमारे पास जो है वो उसी लिहाज से एक रहता है, क्योंकि बीटा के इफेक्ट को हमने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन एक्चुअली रहेगा। आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, और जो टेक्नोलॉजी जो चाहिए उसके लिए वो आपके पास इंटीग्रेशन के लिए रहती है। लेकिन ये जो आई रेफरेंस और आई आउटपुट के दरमियान में एरर को नहीं उसमें हल कर सकते। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है आपके पास। अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में आप देखें कि क्या आता है, विल्सन
विडलर और जो है इम्प्रूव करंट मिरर और नॉर्मल सिंपल के अंदर। तो हर एक के लिए कोई ना कोई मकसद है, और उस मकसद के तहत जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आप आइडेंटिफाई कर लें कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर आप उसके हिसाब से करंट मिरर या करंट सोर्स को यूज करेंगे। अगर आपको हायर आउटपुट रेजिस्टेंस चाहिए, कम एरर चाहिए, तो जो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो आप यूज करेंगे। अगर कहीं भी आपको कहा हो कि जी इंटीग्रेशन करनी है, करंट बहुत कम है, डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आपने जो है विडलर को प्रेफर कर लेना। ठीक है, तो ये मेन इनके दरमियान में जो है ना डिफरेंसेस हैं। और ये जो है ये इन तमाम जगहों के ऊपर ना हर एक जगह मैंने टेक्स्ट के अंदर से भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से पॉइंट्स है। इट्स टोटली इम्प्रैक्टिकल फॉर इम्प्लीमेंटेशन के जी ज़्यादा वैल्यू ऑफ रेजिस्टर जैसे 942 किलो ओम आपने अगर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करनी है ना, तो उसके लिए सिलिकॉन का बहुत बड़ा एरिया आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। और अगर आप ये बिडलर यूज करते हैं तो इसमें आपको उसकी जगह बहुत छोटे से हिस्से के अंदर जो है पूरा ये करंट सोर्स बन जाता है। तो और क्योंकि एरिया जो है वो कॉस्ट के बराबर है, तो कोई ऐसा डिजाइन जो आपके पास एरिया सिलिकॉन का इंटीग्रेटेड मीटर बेस्ड जंक्शन एरिया और बाकी सारे एरियाज को रिड्यूस करे तो उतना ही उसका फायदा होता है। ठीक है, तो ये वजह है कि हम बिडलर को प्रेफर करते हैं।